इज मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक या एडीएचडी डायग्नोज होता है तो आपके सामने बहुत सारी स्टेटमेंट्स यूज की जाती है। विजुअल स्टिमिंग, टो वॉकिंग, रेपिटेटिव बिहेवियर, सेंसरी इश्यूज, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें। तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्या किया जाए। बहुत सारे लोग मुझसे टो वॉकिंग के बारे में पूछते रहते हैं। इसी के ऊपर आज का वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा रेपिटेटिव बिहेवियर्स के बारे में, सेंसरी इश्यूज के बारे में, टो वॉकिंग के बारे में, विजुअल स्टिमिंग के बारे में। विजुअल स्टिमिंग पर मैंने आपको पिछला वीडियो दिया था। अभी आज बात कर लेते हैं टो वॉकिंग पर। ज्यादातर लोग ऑटिज्म इसलिए डायग्नोज करते हैं कि आपका बच्चा टो वॉकिंग करता है। तो क्या ट्रूली एक सिम्टम है? क्या ये चीजें वाकई होती है कि टो वॉकिंग है तो ऑटिज्म हो गया? देखिए, बहुत सारा कुछ होता है। थोड़ी थोड़ी चीजें कंट्रीब्यूट करके एक बड़ा डायग्नोसिस बनाती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी स्पेशलिस्ट इस फील्ड के बारे में जानता है वो आपके बच्चे को ऑब्जर्व करेगा। और ऑब्जर्वेशन जब वो सिर्फ क्लिनिक में होती है तो वो ऑब्जर्वेशन 100% करेक्ट नहीं होती, क्योंकि उस वक्त बच्चा बहुत कॉन्शियस होता है। क्लिनिक में काफी सारे लोग होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेंज और बिल्कुल अननोन एनवायरनमेंट होता है उसके लिए। उसमें जाकर के कभी भी वो बच्चा नेचुरल बिहेवियर अपना शो नहीं करता। तो वहां पर कई सारी चीजें वो बच्चा शो करता है, जिसको देख करके स्पेशलिस्ट ये समझ लेता है अपनी समझ से ही, अपनी बुक्स के बेस पर, कि ये ऑटिस्टिक है। लेकिन ऑटिज्म को डायग्नोज करने के लिए आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज होना जरूरी है, और उसके लिए आपका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा फंक्शन करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है फील्ड में, और क्या आप उस फील्ड में थेरेपी कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि न्यूरोसाइकाट्रिस्ट ने डायग्नोज किया, पीडियाट्रिशियन ने डायग्नोज किया, तो जब एक टीम मिलकर के डायग्नोज करती है तो वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर एक स्पेशलिस्ट आपको सिर्फ एक बार देखने के बाद ये बोल दे कि बच्चा ऑटिस्टिक है, आप ये चीजें करो, तो ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है, आपकी पूरी फैमिली डिप्रेशन में चली जाती है। तो जरूरत है कि जो इंसान फील्ड में इन बच्चों के साथ काम कर रहा है, इनको ठीक कर रहा है, वो इंसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, पिछले 25 साल से मैं इस फील्ड में काम करूं। पहले सब कुछ ऑफलाइन चलता था, लेकिन कोविड के दौरान काफी सारे ऐसे बच्चे सामने भी आए, और फिर ये टेक्निक्स भी डेवलप करनी पड़ी कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि पेरेंट्स का रोल इस थेरेपी में सबसे ज्यादा होता है। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी हो गया। उनको थेरेपी प्लान सिखाए जाते हैं ताकि वो घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, तो आप महीनों इंतजार नहीं कर सकते उसके ट्रीटमेंट के लिए। आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ता है, और टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बच्चे की एज कितनी है, 2 इयर्स है, 3 इयर्स है, 4 इयर्स है, 6 इयर्स है, 10 इयर्स है, कितना एज है। तो जितना ज्यादा एज होती है उतना ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो डायग्नोसिस पर आते हैं। डायग्नोसिस करते हुए आप ये मान के चलो कि 90% रोल आपके बच्चे की ऑब्जर्वेशन का रहेगा, 10% रोल बाकी सारे स्कोर्स का रहेगा कि कितना स्कोर आया, क्या कुछ हुआ। फिर भी आप रिलाय नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज पर, क्योंकि एकदम से अगर आप बोल दें स्कोर देख करके कि यार ये स्कोर आया और ये बच्चा ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, तो ये थोड़ी सी एक अलग सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जब आप देखें कि बच्चा आपका घर पे कुछ और कर रहा है, काफी सारी चीजें कर लेता है, बाहर आके क्लिनिकली उसने वो सब चीजें डिस्प्ले नहीं की, तो वो सब चीजें काउंट हो जाती है। तो इसलिए आप क्या करिए, आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कई सारी ऐसी निशानियां बताई हैं, कई सारी ऐसी इंडिकेशंस बताई हैं कि अगर ये आपका बच्चा करता है तो आप ये समझ के चलो कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि बच्चा अगर 1 साल 1.5 साल तक नॉर्मल था और उसने बिना किसी बात के, उसको कोई बीमारी नहीं हुई, सिर्फ वो स्क्रीन देखता था, उसने रिग्रेस कर लिया, तो आप ये समझ के चले कि आपके बच्चे का टेम्परेरी शिफ्ट है अटेंशन का। लेकिन जितना जल्दी आप उसे ठीक करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये आप मान के चले कि सिर्फ एक टेम्परेरी शिफ्ट है अटेंशन का, तो उसे आप अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहिए। अगर उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी भी है तो इसे एडीएचडी कहिए। और अगर आपका बच्चा बिल्कुल आपको अटेंड नहीं करता, उसमें कोई नेम रिस्पॉन्स नहीं है, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं, वो आपको खींच करके अपनी जरूरतें पूरी नहीं करता, तो तब आप ये मान के चले कि बिल्कुल जीरो उसका अटेंशन है। आप पेरेंट्स उसके पास हैं नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी अनजान एनवायरनमेंट में चला गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट ऑन है ऑफ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जब सब चीजें होती हैं
तो आप तब मान करके चल सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। दूसरी बात, टो वॉकिंग की जहां तक बात है, बच्चे कई बार, नॉर्मल बच्चे भी डब्ल्यू सिटिंग करते हैं, टो वॉकिंग करते हैं, उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, वो हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने ये लेबल कर लिया कि उसके कई सारे सिम्टम्स ऑटिज्म से मिलते हैं, तो टो वॉकिंग को भी शामिल करो। तो ये सारे सेकेंडरी बिहेवियर्स होते हैं जब आप ट्रीटमेंट करते हैं अपने बच्चे की। तो ये टो वॉकिंग, डब्ल्यू सिटिंग, सेंसरी इश्यूज, सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम, सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम, विजुअल स्टिमिंग की प्रॉब्लम, ऑडिटरी स्टिमिंग की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स निकल जाती हैं। इसलिए आप टो वॉकिंग को एक बहुत बड़ा सिम्टम ना लेकर के चलें। इट मे बी वन ऑफ द सिम्टम्स, बट इट इज नॉट ऑल कि टो वॉकिंग करता है तो ऑटिस्टिक ही है। सो बाकी सारी चीजें भी कंसीडर करेंगे, उसके साथ टो वॉकिंग है तो तब जाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक सिम्टम का काम कर सकता है। अदरवाइज कई बच्चे नखरे में भी डब्ल्यू सिटिंग भी करते हैं, टो वॉकिंग भी करते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप पॉजिटिव रह करके अपने बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू करें। सबसे पहले डायग्नोसिस जरूर अच्छे से देख लें, यही आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर सालों आप ओटीज में जाकर के या स्पीच सेंटर्स में जाकर के थेरेपी कराते रहते हैं, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए बी पॉजिटिव, अपना काम प्रॉपर्ली शुरू करें, बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।